अम्पेयर्स लॉ आज का हमारा टॉपिक है। अम्पेयर्स लॉ क्या होता, अम्पेयर्स लॉ से हम क्या काम कर सकते हैं। अम्पेयर्स लॉ से हम वही काम कर सकते हैं जो काम हम गाज़ीज़ लॉ से करते थे। गाज़ीज़ लॉ जो है, गाज़ीज़ लॉ से हम क्या करते थे, गाज़ीज़ लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप गौर करें तो ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है ना, इसकी और चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, जो पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी और इसकी काफ़ी ज़्यादा ना सिमिलैरिटीज़ हैं। मसलन उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो इंटेंसिटी के इक्वली होती है। अच्छा, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इसमें हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। मसलन वो फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए है, ये फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए है, कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए दो लॉज चैप्टर नंबर 12 में मौजूद हैं। एक कूलम लॉ है और एक जो है वो अम्पेयर वहाँ पे गाज़ीज़ लॉ है। कूलम लॉ के मुतबादिल के पैरेलल भी एक लॉ इसी तरह का यहाँ पे है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। जो गाज़ीज़ लॉ के पैरेलल वाला लॉ है ना, वो अम्पेयर्स लॉ कहलाता है। गाज़ीज़ लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट होती है, अम्पेयर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड होगी या मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड होगा। ठीक है, अम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं, इस स्टेटमेंट में आता हूँ बाद में, थोड़ी सी पहले इसको हम समझ लें। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वायर है, उसमें करंट आई जा रहा है और इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से उसके इर्द गिर्द जो है ना वो सर्कुलर फॉर्म में है, घूमती नहीं है। फील्ड घूमती नहीं है, फील्ड एक जगह पे स्टैटिक होती है। कोई भी फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड है, स्टैटिक है, रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाटएवर, तो सर्कुलर फॉर्म है बहरहाल। अब अम्पेयर्स लॉ में क्या बताता है, अम्पेयर्स लॉ में ये बता सकता है कि इस पॉइंट पे अगर आपने बी फाइंड करना है तो क्या होगा। अम्पेयर्स लॉ में ये बता सकता है कि इस पॉइंट पे बी फाइंड करना है तो क्या होगा। हमें ये बता सकता है कि इस पॉइंट पे बी फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इस करंट से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी जगह पे अगर हमने फाइंड करनी है उसके इस वायर के इर्द गिर्द, तो वो हमें अम्पेयर्स लॉ बताएगा। ठीक है, अम्पेयर्स लॉ कैसे बताएगा, इसके लिए हम ये करेंगे, हम इस अपने जो पाथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड का पाथ है, यहाँ पे एक लूप ड्रा करेंगे। आपको याद है गाज़ीज़ लॉ में हम एक लूप ड्रा करते थे गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करने के लिए, जिसे कहा जाता था गायन सरफेस ड्रा करते थे, गायन सरफेस। अम्पेयर्स लॉ लगाने के लिए मैं ये करता हूँ कि एक लूप बनाता हूँ। यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये समझना है कि एक लूप है। ये लूप इस तरह से है, ये फील्ड के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे इस लूप को मैं स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेता हूँ। वहाँ पे हम ये काम करते थे, गायन सरफेस बनाते थे और उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते थे। जब हमने गाज़ीज़ लॉ डिराइव किया था तो इस तरह से गायन सरफेस को डिवाइड कर लिया था। उसी तरह से ये इसे कहते हैं अम्पेरियन लूप। अम्पेरियन लूप, अगर हम अम्पेरियन लूप को डिवाइड करें, इसमें हम क्या करेंगे, अम्पेरियन लूप को डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है, देखें जो फील्ड है ना, फील्ड की डायरेक्शन मुसलसल बदल रही है। अगर फील्ड की डायरेक्शन मुसलसल बदल रही हो तो इस केस में हम अम्पेयर्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुसलसल बदल रही होती थी, तो हम अपने जो पाथ होता था, सरफेस होती थी, उसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते थे ताकि डायरेक्शन को हम कांस्टेंट रख सकें। यहाँ पे फील्ड की जो भी डायरेक्शन है, मसलन फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन ड्रा करूँ तो वो फील्ड की डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन ये होगी, लेकिन वो टर्न हो गई है, टर्न होकर इस तरफ आ रही है। इस पॉइंट पे डायरेक्ट
ड्रा करेंगे फील्ड की डायरेक्शन तो वो ये होगी। आपको पता है ना कि किसी भी कर्व सरफेस पर डायरेक्शन मालूम करनी हो तो उसका क्या तरीका होता है, हम उसके लिए टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो ये टेंजेंट है और ये हमने यहाँ पे ड्रा की है। यहाँ पे एंगल जो है ये थीटा है लेट से, और मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। फील्ड को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रिजॉल्व कर लेते हैं। दो कंपोनेंट बनेंगे, सामने वाला कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो उस लूप की जो छोटा सा डिवीजन हमने की हुई है डेल्टा एल इसको कहते हैं, इसके साथ पैरेलल है ये वाला। लेकिन जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ये जो हमने एम्पेयर्स लॉ लगाना है उसके लिए हम इस सारे लूप को छोटे छोटे पैचेस में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। और हर पैच में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, जो ही फील्ड की डायरेक्शन बदलती है हम एक नया पैच बना लेते हैं। और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक पैच के अंदर एक छोटे से ये जो पीस है इसके अंदर फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है और वो है बी कॉस थीटा जो डेल्टा एल के पैरेलल है। ठीक है। एम्पेयर ने कहा कि अगर आपने फील्ड फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करना है, उसके लिए उसने कहा कि आपने बी कॉस थीटा और डेल्टा एल को ज़रब देनी है। बी कॉस थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है लूप के पैरेलल। ये लूप है, लूप के साथ जो चल रहा है एक है साइन थीटा वाला उसके पैरेलल नहीं है, वो परपेंडिकुलर है। वो हमें फील्ड नहीं देगा इस पॉइंट पे। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो बी कॉस थीटा की वजह से है, मतलब इस लूप के ऊपर किसी भी पॉइंट पे। तो इसने कहा कि बी कॉस थीटा को आपने ज़रब देनी है डेल्टा एल के साथ और ये बराबर होगा म्यू नॉट टाइम आई के। ये क्या चीज़ है ये बताता हूँ अभी आपको, लेकिन आप सिर्फ लेफ़्ट हैंड को साइड को इसको समझें। एम्पेयर ने कहा कि अगर हम बी कॉस थीटा को डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये म्यू नॉट टाइम आई के बराबर आएगा। अब म्यू नॉट टाइम क्या होता है? परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब है? परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना इन्फ्लुएंस करती है, कितनी किसी चीज़ दो मैग्नेट के दरमियान अगर फ्री स्पेस हो तो वो एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे। ठीक है। या दो कंडक्टर के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है। इसे परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये इसकी वैल्यू है। ये MCQs में आ सकती है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। उस चीज़ को वहाँ तक हमने समझा दिया है। ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिखनी थी तो मैंने आपको समझा दी है ये कैसे आई है। देखें, कहता है एम्पेयर लॉ कहता है द सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ बी डॉट डेल्टा एल। ऑल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है? ये एक बी डेल्टा एल था, जो दूसरा होगा दूसरे एलिमेंट में पाथ के वो सेकंड बी डॉट डेल्टा एल होगा, जो यहाँ पे होगा वो हो सकता है 10वां हो 15वां हो जो भी है। तो जितने हमने पाथ को जितने एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर एलिमेंट का जो बी डॉट डेल्टा एल होगा वो कहता है विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इक्वल्स टू टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द डिवाइडेड इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। इन सारी क्वांटिटीज़ को बी डॉट डेल्टा एल को हमने सम करना है। सारी कौन सी? जितने में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है उन सब को सम करना है और उनका सम बराबर होगा म्यू नॉट टाइम आई के। ये यहाँ पे जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये समीशन का सिंबल है, सिग्मा इसे कहते हैं। आई की वैल्यू 1 से n तक है। इसका मतलब है हमने अपने पूरे लूप को n स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे पीस में n पीसेस में डिवाइड किया और हर एक पीस में आपने अलग-अलग बी डॉट डेल्टा एल फाइंड करना है और एंड पे उन सब को जमा कर देना है। जब सब पे जमा करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हमें मिल जाएगी। इसके अंदर कितनी है, यहाँ पे सब भी वैल्यू कांस्टेंट होगी। बात समझें? पूरे पाथ को छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया है और सबको जमा कर दिया एंड पे।
क्यों ऐसा किया है, फिर वही बात है, ये हम एक दफ़ा ही क्यों नहीं लिख लिया, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन बदल रही थी, हमें उसकी डायरेक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करना है, और हर पाथ में हर पीस के अंदर हमने अलहदा से बी डॉट डेल्टा एल फाइंड करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अलहदा से फाइंड करनी है, और एंड में उन सबको जमा करना है, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इसको हम कल अप्लाई करेंगे एक प्रॉब्लम पे, एक सोलेनाइड लेंगे और उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पेयर लॉ अप्लाई करके निकालेंगे। अगर आपको याद करना है तो इसको बड़ा आसान है, इसकी स्टेटमेंट भी हम जो गाजेस लॉ है उसकी स्टेटमेंट के साथ मिलती है। गाजेस लॉ में क्या था, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। सॉरी ये ना टोटल चार्ज है, सिग्मा डाल दिए, ये चार्ज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, तो यहाँ पे भी यही है, ठीक है। तो इसकी देखें, जो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप, उस लूप में जितना करंट है उसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ एम्पेयर लॉ। मुश्किल था ये थोड़ा सा समझाना इसका, क्योंकि नई सारी टर्म्स नहीं है आपके लिए, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया इसके ऊपर, ठीक है। ओके, थैंक यू।